उसके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी सारी जवानी की कमाई लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया, वो बेटे का मुंह देख रहे हैं। भाई दाखिला लेने को कह रहा है, बाप के डॉक्टर की फीस देने वाली है और वो अपनी बीवी को मोबाइल लेकर दे रहा है। ना हो तो चलो मजबूरी है, अच्छा भला तो तुम्हारे पास था। अपनी बेइज्जती के बावजूद किसी को राजी करना आज पहली बार खुल के सामने आया। खाला आप मोबाइल रख लें, चाहे तो वली से कहें कि वो वापस कर दे, मुझे ज़रूरत नहीं। उसने कमरे से मोबाइल लाकर उनके पास रख दिया। खाला खामोश हो गई। किचन में आकर सुबह की ठंडी रोटी और डब्बे से थोड़ा सा अचार निकाल कर उसने खाना शुरू किया। क्योंकि मुसलसल रोए और परेशानी की वजह से अब दिल डूब रहा था। मोबाइल का मैंने करना भी क्या है, जिससे बात करनी थी वो तो शायद कभी ना करे। मेरी वजह से उसे इतनी बेइज्जती का सामना जू करना पड़ा है। अच्छा है ना वो हिशाम मुझे तंग कर सके ना वो हिशाम मुझे तंग कर सकेगा। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। फ्रिज में से निकाल कर सब्जी बनाई और अपना काम शुरू कर दिया। अंदर कहीं अपने आप को मार दिया। किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत खो देना, मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते के सारे मान टूट जाना बहुत तकलीफ देह होता है। किसी फरमाबरदार बेटे को उसकी बीवी की वजह से बेअदब बनना पड़ा था तो बीवी को सज़ा के तौर पर जिला वतन कर देना चाहिए या संसार कर देना चाहिए, या खुद ही बीवी को अपने हाथों से मार देना चाहिए। तो मैं खुद को खुद ही मान लेती हूँ। मैंने कोई मुझे पूछता नहीं है और मैं बार बार उनके कमरे में जाकर अपने रिश्ते के जोड़े रखने की भीख मांगती हूँ। उनका बेटा मुझे नफरत की वजह से देखता नहीं और मैं उसके घर में डीफ बनकर रहती हूँ। उसकी कमाई जो कि उसके घर वालों का हक है वो नाहक खा रही हूँ। उसके दिए हुए कपड़े पहन रही हूँ तो भी कोई मर कर ही मांगता है, तो बस ठीक मांग तो रही हूँ कि मेरा रिश्ता ताल्लुक घर बख्श दिया जाए। मैं मर चुकी हूँ और सिर्फ ज़िंदगी खुद ही सांसों को चला रही है। वो ज़मीन पर जायनमाज बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगी और इसी पर लेट गई। आज एक नया रिश्ता जोड़ लिया है, रब से नाता जोड़ लिया है। या रब हर मोहब्बत झूठी है, शोहर सिर्फ नाम का ही मोहब्बत है। असल में तो तू ही इज्जतों का रखवाला है, उसके लिए नहीं तेरे लिए मैं खुद को पाक करती हूँ। किसी हराम रिश्ते से खुद को महफूज रखना चाहती हूँ। मुझे उस लड़के के शर से महफूज फरमा, मेरे दिल को अपने साथ जोड़ ले, मेरी ज़रूरतों का अपने ख़जाने से पूरा कर दे कि मैं उनके बेटे से ये चीज़ें भी की तरह मिलने की उम्मीद ना रखूँ। हाथों को चेहरे पर रख के वो सिसकी, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। पैरों को काट दिया उड़ान से पहले, ये खौफ बजर है शौक़े वसाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हार के भी मुस्कुराते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले, करूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। रीम घंटा तक पांचे ऊपर किए सहन धोने में मसरूफ़ थी, जबकि फातिहा मुस्कुरा के साथ अपने मियाँ से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी। हर बात जीत जाना कमाल थोड़ी है। अली परवीन शकर के गज़ल मोबाइल पर लगाए बैठा था। आटा गूंद कर रोटी पकाते हुए दोपहर हो चुकी थी। उसने खाना फाला को कमरे में ही दे दिया। चाय बनाने की हिम्मत नहीं रही थी। उस घर में मदद किस से मांगे। सौंप नहीं टूटे बदन को खुदा के भरोसे पे वन लगाकर किचन में आ गई। चाय बनाकर कमरे में देने गई तो सुसर की आवाज़ पर पड़ती। सास और नंद भी वहीं तशरीफ़ फरमा थी। ये मोबाइल रख लो, मैंने वली को भी समझा दिया है, तुम भी ख्याल रखना। घर को घर समझ कर चलना, वो तुमसे बात करेगा। किसी नुकरानी से ये सलूक होता तो दर्द दिल रखने अल्लाह उसे भी नाइंसाफ़ी कहते। यहाँ कोई अदालत नहीं जो इन नाइंसाफ़ियों का हिसाब करे। वो मोबाइल लेकर कमरे में आ गई।
शाम को वली ने फ़ोन किया, हाल चाल पूछा बस, और उससे ज़्यादा बात करने से शायद माँ बाप से किए गए कॉल और करार टूट जाएं। रीम का दिल शिद्दत से टूटा। वो रो रो कर अपने दर्द की दुहाई देने लगी, अपने दुख सुनाने लगी। पर वो शोहर था खुदा नहीं कि हर बार उसकी बारगाह में जाऊंगी और हर बार सीने से लगा लेगा। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? अपने दिल पर हाथ रख कर उसने ये जुमला भी कह दिया। हालांकि ये वली का हक बनता था कि वह उससे पूछे कि इतने दिनों की तकलीफ़ और उसकी लापरवाही की वजह से वो उससे नाराज़ थी। घर का कामकाज किया करो, अम्मा को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और मैं 1 महीने बाद ही आया करूँगा। रोज़ाने में वक्त भी बर्बाद होता है और ख़र्चा अलग से। तुम्हारी वजह से मैं अम्मा से बहुत बार लड़ाई कर चुका हूँ और उन्हें दुख दे चुका हूँ। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा फर्माबरदार बेटा था, इसलिए बेहतर है तुम शिकायतों की बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दो। जल्दी बुलाने की ज़िद का अब कोई जवाब बाकी ना था। एक एक करके सारी खुशियाँ मान दावे ख़त्म हो गए। अब तो वली से बात करते हुए वो पराया पराया सा लगता था। ज़िंदगी इसी तरह इम्तिहान देती है। ज़िंदगी का ये कौन सा रुख है जो ज़मीन और आसमान तक बदले बदले से लगते हैं। एक मुखलिस फर्माबरदार मोहब्बत करने वाली बीवी के लिए शोहर की बेतनाई किसी अजाब से कम नहीं। उसके घर वालों का रवैया तो पहले ही इतना बुरा था कि खुदा की बना, ऊपर से मेके के बदले हालात जब दोनों घर बेसकून करें तो औरत कहाँ जाए। काश हसास और मुखलिस लोगों के लिए एक खामोशतान नाम का इलाका हो जहाँ वह सबसे अलग जाकर अपने टूटे दिल के साथ रोपोश हो जाएं। काश मुखलिस लोग वफा करें और अपनी आंखों से अपनी वफा को कौड़ियों के मोल तोलता देखने से पहले रोपोश हो जाएं। रह रह कर बली की बातें कानों में गूंज रही थी। अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दो, मैं 1 महीने बाद आया करूँगा। टीम ने ठीक दोनों हाथ कानों पर रख लिए। माजिद की मंगनी तय कर दी गई थी। बड़ी भाभी की छोटी बहन के साथ सब बहुत खुश थे। भाभी के तो पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। रीम को भी इनवाइट कर लिया। मंगनी संडे को थी। रात में जब वली का फ़ोन आया तो रीम ने उसे ही ऐसा ही जिक्र कर दिया कि इतवार को साजिद की मंगनी है, बुलाया है उन्होंने सबको। लेकिन उसकी तवक्को के बरअक्स वली ने कहा कि मैं हफ्ते को आ जाऊंगा तो इतवार को चलेंगे। अब वो कैसे हामी बढ़ रहा था और आने का भी कह रहा था। ठीक है, उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। ससुराल वालों को ना तो उसने बताया था, ना वो इससे इस कदर बात करते थे कि वह उनको बताती। हफ्ते को शाम के वक्त वली आ गया। कैसी हो, बहुत कमज़ोर लग रही हो। वो क्या कहती कि मैं अपने रवैये पर ध्यान दूँ। चुप रही। देखो रीम, शादी के बाद मियाँ बीवी की कुछ जिम्मेदारियाँ की हैं। मुझ पर मेरे घर वालों का भी हक है और अम्मी इन अम्मी इन बातों को इतना पसंद नहीं करती। प्लीज़ तुम इस घर के माहौल के मुताबिक खुद को ढालो। अम्मी और पापा के पास बैठा करो। तुम्हें अब यही रहना है, इसी को अपना घर समझो। जी ठीक है, गिला करने का कोई फ़ायदा नहीं था। सो उसने लब सी लिए। अम्मा, मैं और रीम सुबह मंगनी पर चले जाएं। आप भी साथ चलेंगी क्या? वली पूछ रहा था। मैं नहीं जाऊँगी, तुम और रीम चले जाना। मैं नहीं जाकर क्या करना है, अम्मा ने जवाब दिया। सही है, तुम चले जाओ। आपा ने भी टांग अड़ाई थी। टीम ने जहेज के जोड़ों में से गहरे सब्ज रंग का प्योर का जोड़ा निकाला। ये कैसा रहेगा? उसने बड़ी से पूछा। नहीं, ये तो नहीं ठीक लग रहा। फिर और दिखाओ। सुरख सब्ज और जाने कितने जोड़े उसने ढेर कर दिए थे, पर उसको कोई भी पसंद ना आया। वो थक कर बेड पर बैठ गई। वड़ी उठकर अलमारी में से काला सूट निकाल लाया। ये लो, ये पहन लेना, ये मुझे पसंद है। उसने इतना ही कहा था कि रीम खड़ी हो गई। हरगिज़ नहीं, मैं ये 1000 बार पहन चुकी हूँ और इस पर इस कदर भारी है। मुझे नहीं ये पसंद, मैं नहीं पहनूंगी। ठीक है, फिर अपनी मर्जी करो। उसने कंधे उचकाए। क्या मुसीबत है वली, तुम हमेशा मुझे परेशान कर देते हो। मैं मंगनी पर कोई हल्का फुल्का पहनना चाहती हूँ और तुम हो क्या मुझे इस भारी जोड़े के लिए परेशान कर रहे हो? ऐसे जोड़े शादी के फंक्शन पर पहनते हैं। अब अगर ये पहन लूँगी तो शादी पर क्या पहनूंगी और ले दूंगा। ऐसी बात क्यों करती हो?
कल की फ़िक्र कल पर। हाँ जी, आपकी वालदा तो पहले ही कह रही है कि मैं आपको लूट रही हूँ। मैं अब आपसे कुछ नहीं लूँगी, आप उन पर ही खर्च करें। बुरी बात, रीम बड़ों की बातों को दिल पर नहीं लेते। अगर उन्होंने कह दिया तो उसका मतलब है अब तुम हमेशा ये बात जताती रहोगी। जब उनका बेटा खुशी से लुटाना चाह रहा है तो फिर वली ने शरारत से आंख दबाई। आप तो खुद मुझे इतनी बुरी कहते हैं और मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हैं। रीम ने कपड़ों को तय लगानी शुरू की। कौन जान छुड़ाना चाह रहा है पागल। रात गई बात गई, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बार बार मत दोहराओ। या तुम मेरी बीवी ही हो या मैं भूल कर गलत कमरे में आ गया हूँ। 1 मिनट, अभी मालूम करता हूँ। मेरे बाल रीम ने वरी का हाथ पकड़ लिया। अब बहाने से मेरे बाल खींचना चाह रही हैं। नहीं यार, मैं तो हकीकत मालूम करना चाह रहा था। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो इतनी खूबसूरत और फर्माबरदार बीवी मुझे मिली है। बनी ने ऐसे अंदाज में तारीफ की थी कि रीम एक पल में सातों आसमानों की सैर करने चली आई। अब वो मोबाइल पर टाइम देखती हुई बोली, चलो। वो भी कमरे से निकल गया। आपा तो रीम को देखकर जलकर कोयला हो गई। इतना देवर, इतना भारी काम वाला सूट, कोई शादी पर जा रही हो क्या? और ये जूता इतना खूबसूरत। गाड़ी आ गई है, अली ने इतला दी। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी दोनों माँ बेटी दिल थाम कर दोनों को गाड़ी में जाता देखने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि मेरी उम्मत में ज़्यादातर अमवात नस्बत की वजह से होंगी। मंगनी के फंक्शन में बड़ी भाभी ने तो ऐसी नजरें जमा के रखी उन दोनों मियाँ बीवी पर के जैसे इनके अलावा कोई और फंक्शन में शरीक ना हो। अम्मा बड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। बेटा, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। जी, मैं ड्यूटी की वजह से रीम को छोड़ने भी नहीं आ सकता। तुम लोग रात रुक जाओ वली। अम्मा ने प्यार से कहा। बेटा, तुम फिर कब आओगे? क्या खबर, रात रह लो। और वैसे भी मेहमानों के रुखसत होते होते काफ़ी टाइम हो चुका था। नहीं आंटी, हम लोग गाड़ी लेकर आए हैं तो फिर रात नहीं रुक सकते। सुबह मुझे वापस भी जाना है। पहले एक छुट्टी कर चुका हूँ, लेकिन बेटा रात बहुत हो चुकी है। फरवरी के शुरू के दिन थे, ठंड भी थी, लेकिन वो गाड़ी वाला भी नहीं रुक सकता। थकन के बायस कुछ सुबह से शाम तक हसरत की नज़रों ने पीछा किया था। रिम का सर तप तप तबाने लगा, जिसम बेजान होने लगा, टांगों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अम्मा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बेटा। अब तुम्हारा शोहर मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? वली का सर भी दर्द कर रहा था। चाय के साथ दवाई लेकर वो बाहर निकल आया। गाड़ी सड़क पर गया। उसने ड्राइवर को कहा, अम्मा ने रीम को घर जाकर नज़र उतरवाने और दवाई लेने की ताकीद की। नाचार अल्लाह का नाम लेकर वो बैठ गई। वली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रास्ते में उसने कहा और हाथों को आपस में रगड़ने लगी। हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, ये लो मेरी गर्म चादर। वली ने सीट के पीछे से चादर निकाल कर दी। चादर लेकर वो सीट से पुश्त टिकाकर आंखें मूंद गई। बेचैनी, अजीब सी घुटन, जिसम बेजान हो रहा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। कार के आगे शायद कोई जानवर आ गया था। वो बुरी तरह से अगली सीट से टकराई। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? वली ने उसकी चीख पर पीछे मुड़कर देखा। जी मैं ठीक हूँ। दिल अजीब से वसवसों में गिर गया। वली, वापस चलें, सुबह आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो, आधा रास्ता तय करिए। और डर क्यों लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुप कर गई। एक तो उसने जेवर भी पहन रखा था। उसका दिल बटा जा रहा था। गाड़ी कच्चे रास्ते पर हचकोले खा रही थी और उसका दिल लरज रहा था। किसी अनहोनी के होने का डर था। या अल्लाह खैर करना, मेरे शोर की मेरी हिफाजत करना। वो मेरी वजह से हर किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। वही हुआ जिसका डर था। कच्चे रास्ते में टायर में कुछ लगने की वजह से टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी रुक गई। वली साहब, टायर बदलना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। वली, उसने पीछे से वली का बाजू पकड़ लिया। प्लीज़ गाड़ी से बाहर मत निकलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाजू छोड़ो।
कच्चे का रास्ता है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। वली गुस्से से बोला। रीम ने बल छोड़ दिया। अंधेरी रात थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ का दरख्त और फसलें बूत नज़र आ रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। वली और ड्राइवर टायर बदलने में मसरूफ़ थे और वो कलेजे पर हाथ रखे बैठी थी। कुछ देर बाद वली ने कार का दरवाज़ा खोला। टी मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ वक्त लगेगा टायर मुझे और ड्राइवर को, और ड्राइवर कह रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ बहुत वारदातें होती हैं। तो उसने एक मशवरा दिया है, ये इस तरफ सिर्फ 2 कदम के फासले पर कब्रिस्तान है, उसकी दीवार के साथ लगकर तुम बैठ जाओ। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा कि हमारे साथ कोई औरत भी है। मेरी जान, मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है। मुश्किल वक्त है, समझो। तुम डरना नहीं, सिर्फ दीवार के साथ लगकर बैठ जाना है, क्योंकि 2 बार एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे थे। वो सामने सड़क पर से गुजर कर गए हैं। अगर वो हमारे पास आ गए तो हम उन्हें पैसे वगैरह दे देंगे, पर मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। परी ने उसे बाजू से पकड़कर जल्दी से खेत की तरफ उतार दिया। उसको कोई होश नहीं था। थोड़ा सा आगे कर दिया ने ड्राइवर थोड़ा सा आगे कर दें ड्राइवर ने आवाज़ दी तो वली ने उसे धकेल कर कब्रिस्तान की दीवार के साथ बिठा दिया। क़यामत की रात थी। हर तरफ साएं करती स्याही फैली हुई थी। कब्रों को देखकर वो तो जैसे पत्थर की होगी। आंखें बंद करके पहला कलमा पढ़ने लगी। शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हुई। अल्लाह मेरा शोर सही सलामत रहे। उसकी माँ उसकी राह देख रही है। न जाने दिल अब धड़कना भी बंद हो गया था। किसी मजबूत हाथ ने उसे कंधे से पकड़ा और कब्रिस्तान के अंदर खींच लिया। एक चीख उसके हलक से निकली और उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वली और ड्राइवर जैसे ही टायर लगा कर पड़ते तो रिंग को अंधेरे में तलाश करने लगे। उन्हीं ने मोबाइल की लाइट जलाई। कब्रिस्तान की दीवार के साथ रीम को ना पाकर वो तो दीवानावर पागलों की तरह इधर उधर रीम को ढूंढने लगा। बेबस होकर उसने हरीम हरीम ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। अंधेरी रात में किसी शहर के शब्दों की तरह उसका नाम फिजाओं में गूंजा था। और फिर मालूम हो गया, प्लीज़ वली साहिब आप आवाज़ें ना दें, इस तरह ज़्यादा मामला ख़राब होगा। अचानक ड्राइवर की नज़र दीवार की अंदरूनी तरफ फ्रेम की इजाज़त पर पड़ी। वह देखें, उसने वली को मतवज्जा किया। वली ने आओ देखा न ताओ जल्दी ने से दीवार के अंदरूनी तरफ छलांग लगाकर रीम को अपने बाजू में उठा लिया। उसके मुंह से जाग निकली हुई थी, जिसम सारा मिट्टी से अटा हुआ था। रीम रीम उसने गाड़ी में पिछली सीट पर डालकर पुकारा था, लेकिन वो बेसिर थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर डाल ली। या अल्लाह, ये क्या होगा? दीवार के अंदर कैसे गिर गई? शायद बहुत डर गई थी, इसलिए वो खुद ही सवाल और जवाब कर रहा था। रीम का बाजू भी उसके अपने वजन पड़ने की वजह से सूज गया और गिरने की वजह से कई जगह पर खराशें भी आई थी। काश मैं इस अंधेरे में वापस ना आता, काश मैं मंगरी पर ही ना जाता। रीम अकेली ही चली जाती और दिन की रोशनी में वापस आ जाती। दोनों को इकट्ठा देखकर न जाने किसकी नज़र लगी थी और जो इस मुसीबत में मुब्तला हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो घर के गेट के सामने थे। वली ने घर फ़ोन करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। जैसे ही गेट खोला तो वो रीम को उठाकर अंदर लाया। वो बेसिर जू रही थी। क्या हुआ भाभी को पहला सवाल अली ने किया। वो बगैर जवाब दिए उसे कमरे में ले गया।